हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑप्शन चैनल एसबी ट्यूटोरियल पर एक बार फिर से उसी क्लासेस के साथ में एक बार फिर से हम एक नए लेक्चर्स के साथ आ चुके हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग पढ़ रहे होंगे और हंसते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं तो आपकी क्लासेस को भी हम स्टार्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। और इससे पहले की क्लास में मैंने जहां तक चीजों को खत्म किया था वहीं से चीजों को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाइए पार्ट फर्स्ट से लेक्चर्स को अटेंड करिए अगर मजा लेना है आपको पढ़ाई का। तो अन्यथा आप आएंगे बीच में वैसे भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो क्लासेस को स्टार्ट से ज्वाइन करिए, है ना। और बाकी एक नई बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिर्फ कराई जाने वाली है। विश्वास बैच जो कि आपको 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, और 15 अगस्त को आपकी दो बैचेस जो है वो लॉन्च होंगी। एक विश्वास बैच लॉन्च होगा जो क्लास 12 का कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन के लिए सिर्फ होगा, और दूसरा जो बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि काफी स्पेशल बैच है, बलिदान बैच, जिसपे कंप्लीट आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन की जो है वो पूरी तैयारी आपको कराई जाने वाली है। अब आपको सिर्फ यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पहला कदम हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इंतजार करिए 15 अगस्त तक का। और 15 अगस्त की बैचेस को अभी से अगर ज्वाइन करना है तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी बैचेस 50% डिस्काउंट पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो उस जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर 6386752584 पर कॉल कर सकते हैं, या अगर आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 9219633752 पर विजिट करिए। आपको सारी बैचेस 15 अगस्त तक की 50% डिस्काउंट पर मिलने वाली है। क्लियर? खैर चलते हैं, हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद लाइनों के साथ हम शुरू करेंगे अपनी बैचेस को, और क्या कहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। इसी टॉपिक के साथ हम चलते हैं क्लासेस की ओर। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है पार्श्विक विस्थापन। क्या होने वाला है? अब कितना भी मुश्किल टॉपिक हो हम आप सभी को बना देने वाले हैं आसान, और बहुत आसान बना देने वाले हैं। बस बने रहिए क्लासेस में हमारे साथ, कैमरामैन तनवीर के साथ। क्यों तनवीर? ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। तो अभी इस पर मत जाओ, अभी इस पर मत जाओ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एक प्रकाश की जो किरण है वो इस तरीके से चलकर आती है। क्या चलकर आती है? देखो, एक ये कांच का गुटका है और इस कांच के गुटके को मैंने ए बी सी और क्या मान लिया, इस तरीके से डी मान लिया। क्या मान लिया? ए बी सी डी मान लिया। और इस तरीके से यहां से चलकर एक प्रकाश की किरण आ रही है और उस प्रकाश की किरण को पी, यहां पर वही प्रकाश की किरण पहुंची तो उसका नाम हो गया क्यू। वो प्रकाश की किरण यहां पर पहुंची वो हो गया क्या? आर। और ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल गई, ठीक है। वैसे जब ये प्रकाश की किरण PQ जो आया इस कांच के गुटके पर गिरा तो उसको जाना चाहिए था कैसे? सीधी रेखा में। कैसे जाना चाहिए था? सीधी रेखा में। लेकिन ये कांच है ना, और बाहर का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? विरल। और कांच जो है एक ऐसा माध्यम है सघन, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो जाना चाहिए था सीधे, देखो अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये अभिलंब है ना, तो इधर की ओर क्या हो गया? मुड़ गया इस तरीके से। क्लियर? अब उसके बाद मुड़कर ये यहां पर पहुंचा तो यहां भी क्या खींचेंगे? अभिलंब। यहां भी क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। और अब प्रकाश सघन से किसमें जा रहा है? विरल में जा रहा है। अभी प्रकाश की किरण जो है वो सघन से किसमें जा रही है? विरल में जा रही है। और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो बताओ यहाँ अभिलंब से क्या हो गया? देखो दूर हट गया है, ठीक है ना। तो यह है प्रकाश का वास्तविक पथ। ये क्या है? यह है प्रकाश का वास्तविक पथ। मतलब वास्तव में प्रकाश को सीधी रेखा में चलकर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है वो सीधी रेखा में नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि पहले विरल से सघन में आया प्रकाश, तो प्रकाश अपने वास्तविक पथ से हट जाएगी। अभिलंब है
तो अभिलंब की ओर देखो मुड़ गई, तो ऐसे चली गई। क्लियर? डैश डैश का मतलब इस पर चलकर जाना चाहिए था। उसके बाद यहां पर प्रकाश पहुंची, तो फिर क्या खींचेंगे? क्यों? क्योंकि वो सघन से फिर बाहर जा रही विरल माध्यम में, तो अब प्रकाश क्या होगा? विरल से सघन में अभिलंब की ओर, और सघन से फिर विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो जो आपतित किरण का वास्तविक पथ है, और ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण है कि नहीं है? ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। क्लियर? तो आपतित किरण का वास्तविक पथ और निर्गत किरण के बीच की जो ये समांतर दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है बोलते हैं वो पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके से क्या करती है? प्रवेश करके बाहर निकलती है, तो क्या? तो आपतित किरण का वास्तविक पथ और निर्गत किरण के बीच की जो समांतर दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर? देखो लिखा भी है कि जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है, मतलब कांच के गुटके से क्या होती है? अपवर्तित होती है, मतलब देखो यहां मुड़ती है ना, तो उसी को बोलते हैं अपवर्तित होती है। तो निर्गत किरण, निर्गत किरण कौन सी? ये हो गई। सदैव आपतित किरण के क्या होती है? समांतर होती है। ये निर्गत किरण आपतित किरण के क्या होती है? देखो सामने सामने है ना, तो समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, सॉरी लंबवत दूरी, मतलब प्रकाश की किरण समांतर होती है और दूरी कौन सी? लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इसको बेटा हम लोग लिखते हैं किससे? इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी से, और हमको इसी का फार्मूला निकालना है। आई बात समझ में? पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, समझे? फिर से समझ लो। जब कोई प्रकाश की किरण कांच के गुटके से क्या करती है? बाहर निकलती है, तो जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं ना। तो आपतित किरण का ये वास्तविक पथ है, और ये प्रकाश की किरण कांच के गुटके से बाहर निकल रही, तो ये हो गई निर्गत किरण। और इसके बीच की किरणें दोनों समांतर होंगी, और इसके बीच की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब बताओ ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है ना, ये अभिलंब है ना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या मानेंगे? आई मान लेंगे। क्या मान लेने वाले हैं? आई मान लेने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, अब बताओ ये कोण आई है ना, तो ये कोण भी पूरा क्या होता? आई होता। कब? जब प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में चला जाता। लेकिन प्रकाश क्या हो गया है? सीधी रेखा नहीं गया है, ऐसे मुड़ गया है, देखो ना इधर की ओर। तो ये इतना कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा इतना कि नहीं? हो जाएगा ना। तो बताओ अगर ये आई था तो ये पूरा कितना होता? बोलो, ये अगर आई था तो ये पूरा भी क्या होता? आई होता कि नहीं? लेकिन प्रकाश चूंकि इधर से मुड़ गया है, इसलिए इस कोण को क्या मान लेंगे? आर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा आई माइनस आर। ये बात समझ में आएगी नहीं? क्यों? जैसे देखो, अगर कोई प्रकाश ऐसे गया तो ये कोण आई है, तो ये कोण भी क्या होगा? आई होगा। लेकिन अब बीच में से कोई और रेखा ऐसे चली गई, तो ये कोण को सपोज अगर मान लिया आर, तो बताओ पूरा आई था, आई में से इतनी जगह आर ले लिया ना, तो इतना ही तो बचेगा ना। तो आई में से आर घटा देंगे, जितना बचेगा वो हो जाएगा। क्लियर? तो वही तो किया है यहाँ पर ना। तो आई माइनस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई है, ये कोण आर हो गया, और ये क्या हो गया? आई माइनस आर हो गया। और बताओ अगर ये कोण हमारा आर है तो ये कोण भी हमारा क्या होगा? आर होगा। क्यों? दोनों एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अगर ये कोण आर है तो ये कोण भी क्या होगा? आर हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है। ठीक है, देखो भाई, अभिलंब से ये भी जुड़ा हुआ है, अभिलंब से ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। ठीक है भाई, ये अपवर्तित किरण है ना, है कि नहीं? और ये अभिलंब है,
तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है आर, तो यही अपवर्तित किरण है और ये भी अभिलंब है, तो इसके बीच भी जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आर ही तो बनेगा ना, तो आर मान लिए। अब बताओ ये आपकी कौन सी किरण है, निर्गत किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ई से। निर्गत कोण को ई से, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से लिखा जाता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब को भी कुछ मान लेते हैं। तो सपोज अभिलंब को यहां से हमने क्या मान लिया, m और n मान लिया, तो यहां भी अगर अभिलंब को कुछ मानना है तो m डैश और n डैश मान लो। क्या मान लो, m डैश और n डैश मान लो। तो यहां से m डैश और क्या हो गया, n डैश। बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आया चित्र, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मान लो ABCD कांच का एक आयताकार गुटका है। देखो ABCD ये कांच के एक आयताकार गुटका है कि नहीं है, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण PQ, ये प्रकाश किरण क्या है, देखो PQ क्या करती है, वायु में चलकर कांच के गुटके में प्रवेश करती है। बाहर जो है वायु है और ये कांच है, तो वायु से चलकर किसमें जा रही है, कांच में जा रही है। और क्यू आर्ग मार्ग का अनुसरण करती हुई, देखो क्यू से आर्ग मार्ग का अनुसरण करती हुई मतलब जाती हुई, ठीक है। किस दिशा में निकल जाती है, RS दिशा में, फिर लास्ट में RS दिशा में क्या हो गई है, चली जाती है। तब बताओ PQ को क्या बोलेंगे, PQ क्या था, आपतित किरण था। QR क्या है, QR क्या है, अपवर्तित किरण, और RS क्या है, निर्गत किरण, ठीक है ना। और I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, अपवर्तन कोण, और E क्या है, निर्गत कोण होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। किसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, आया समझ में, मतलब आपतित किरण का वास्तविक पथ और निर्गत किरण के बीच की, लिखा है देखो, लंबवत दूरी को प्रकाश का क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन। आया समझ में। अब इसका फार्मूला हमको फाइंड करना है। चित्र समझ में आ गया तो फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, चेयर यहां रख दो तनवीर। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज किसमें, QR N में, ठीक है, यही रख दो। तो यहां हम लोग रखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज किसमें, QR N में। तो बताओ QR N है ना, यहां देखो समकोण त्रिभुज क्या है, QR N, क्लियर। अब देखो बताओ यहां पर त्रिभुज क्या है, QR N है ना, और इसमें कोण कितना बन रहा है, R। भाई इस त्रिभुज में देखो कोण कितना बन रहा है, R बन रहा है। तो यहां से हम लोग जो ले लेने वाले हैं वो ले लेने वाले हैं cos R। cos R का मान निकालेंगे। अच्छा cos क्यों लिया, cos क्यों लिया बोलो, क्योंकि हमको क्या पता है, हाँ अच्छा ये कांच का गुटका है ना, तो इसकी मोटाई को भी हम लोग क्या मान लेंगे, मोटाई को कितना मान लेंगे, T मान लेते हैं। इस कांच के गुटके की जो मोटाई है वो कितनी है, स्मॉल t, थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है ना, थिकनेस मतलब मोटाई। तो इस कांच के गुटके की जो मोटाई है वो कितना मान लिया, T मान लिया। अब देखो यहां से क्यों हम कॉस ले रहे हैं, कॉस लेने का कोई ना कोई कारण भी तो होगा ना, क्योंकि प्रकाश हम जानते हैं यहां से चलकर यहां जा रही है, तो ये हमको पता है, ये हमको पता है, कण हो गया। और ये क्या हो गया, QN आधार हो गया। भाई इसको भी हमको पता है कि T है, ये T है, ये भी हमको पता है, और ये भी हमको पता है कि प्रकाश यहां से यहां तक जा रहा है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कितना होगा, नहीं पता ना। तो कहने का मतलब हमको लंब नहीं पता है, आधार पता है और कण पता है। और आधार बटे कण किसके होता है, कॉस के। कौन सा, ये कैसे लंब हो सकता है, जरूरी थोड़ी तुम खड़ी रेखा देख लो तो वो लंब होगा, जिसके साथ थीटा होगा, जिसके साथ क्या होगा, थीटा होगा, उसके साथ एक जो है वो आधार कंपलसरी है।
तो भाई ये सबसे लंबी रेखा यही तो होगी ना, और सबसे लंबी रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया, तो जो बचेगी वो क्या हो जाएगी? लंब। हमेशा थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है। थीटा ये है आर ना, और इसके सामने वाली जो रेखा होगी ये लंब होगी आपकी। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा? कॉस आर बराबर लंब बचे कॉस बराबर लंब बचे कर नहीं, आधार बचे कर। हम बोलेंगे वही बोलोगे, आधार बचे क्या? आधार कितना लिए हैं? क्यू एन। ठीक है, तो यहां से रख देंगे कितना? क्यू कैपिटल एन, और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण कितना है बोलो? कर्ण क्यू से लेकर कितना? आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? क्यू एन और बटे में कितना? क्यू आर। बताओ ये इतनी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया? तो कितना हो जाएगा आगे? कॉस आर इक्वल टू क्यू एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्यू से एन की वैल्यू कितना दिया है? टी दिया है ना। तो यहां से टी और अपान में क्यू आर पता है क्या? नहीं पता है। तो यहां से हम क्यू आर का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? तो क्यू आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कॉस क्यू आर यहां आ जाएगा, तो यहां क्या बचा है? टी, और क्यू आर की जगह पर कौन चला आएगा? कॉस आर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस आर। कोई दिक्कत इतने में हो तो बताओ? इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इस रिलेशन को हम लोग मान लेंगे रिलेशन नंबर कितना? इसको मान लेंगे हम लोग रिलेशन नंबर कितना? फर्स्ट। आई इतनी बात समझ गए? अब हम दूसरा काम ऐसे करेंगे। एक और त्रिभुज बन रहा है समकोण, दिखा? एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? मान लेते हैं हम इस आर से इस पर एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं बोलो? इस आर से इस पर एक क्या खींच देते हैं? लंब खींच देते हैं ऐसे। ऐसे, ठीक है? ऐसे मैंने इस पर क्या खींच दिया? एक लंब खींच दिया, और इस पॉइंट को क्या मान लिया? एल मान लिया। क्या मान लिया? एल। तो अभी बताया था इसके और इसके बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं ना, ध्यान देना। इसके और इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, मतलब स्मॉल डी कहते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है, देखो अब क्यू आर और एल, ये इतना जो देख रहे हो ये भी आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो अगला लिखेंगे क्या? फिर समकोण त्रिभुज क्या? क्यू आर एल में। तो बताओ समकोण त्रिभुज क्यू आर एल में अब बताओ हम लोग क्या ले लेंगे? कोण कितना बन रहा है? आई माइनस आर बन रहा है। देखो बन रहा है कि नहीं? आई माइनस कितना? आर। तो यहां पर हम लोग क्या लेने वाले हैं? यहां साइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां का डिस्टेंस हमको पता है ना कितना है? ये लंब हो गया और ये कर्ण था, कर्ण था। तो ये तो हमको नहीं पता कितना होगा, नहीं पता ना भाई। यहां से यहां तभी पता था, तो अभी भी तो पता होगा। तो ये पता है और ये पता है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमको लंब और क्या पता है? कर्ण पता है, आधार नहीं पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? साइन ले लिया। साइन आई माइनस आर बराबर, बताओ लंब कितना था? लंब कितना था बोलो? आर एल। ठीक है, तो यहां पर रखूंगा कितना? आर एल। और बताओ कर्ण कितना है? कर्ण वही क्यू आर। तो कर्ण कितना है? कर्ण है आपका क्यू आर। तो यहां से मैंने रख दिया कितना? क्यू आर। क्लियर? तो यहां से अब देखो जरा सा ये बताना, ये आई माइनस आर जो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत छोटा कोण है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, पहले इतना था, अब इतने में इतना कम हो गया, तो इतना ही तो बचा ना। तो बताओ ये कोण बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है बहुत छोटा कोण होगा। और जब कोण बहुत छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग साइन थीटा को सिर्फ क्या लिख देते हैं?
थीटा लिख देते हैं। जब कोण छोटा होगा तो साइन थीटा को सिर्फ क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहां से देखो साइन और थीटा की जगह आई माइनस आर लिखा है, तो सिर्फ थीटा लिखना है। तो थीटा कौन है, थीटा है आई माइनस आर, और बराबर किसके, आर एल। आर एल का मान कितना है, स्मॉल डी, और अपान में कितना हो जाएगा, क्यू आर। क्लियर भाई, देखो आर एल का मान कितना है, यहां से आर से लेकर एल का मान कितना है, स्मॉल डी। क्लियर, आई बात समझ में। तो आर एल का मान स्मॉल डी और अपान में कितना, क्यू आर। तो और आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी को और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। अब इसी को हम लोग मानेंगे रिलेशन नंबर कितना, रिलेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से जो है वो मान लेने वाले हैं। क्लियर, तो आगे अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करा देंगे। फर्स्ट और सेकेंड की क्या करेंगे, तुलना। तो समीकरण 1 तथा किससे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। क्लियर, तो समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, क्यू आर, इधर भी लिख, देखो एक काम करो, इसको थोड़ा और आगे कर लो सॉल्व, एक स्टेप और कर दे रहे हैं। क्यू आर को यहां भेज देंगे आई माइनस आर की जगह पर, तो बताओ डी में कौन आ जाएगा, आई माइनस आर आ जाएगा। तो आई माइनस का क्या, आर, और ये हो जाएगा रिलेशन नंबर क्या, सेकेंड। क्लियर, तो ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये रिलेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो 1 तथा 2 से अब देखो दोनों का तुलना करा देना है, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर। तो बताओ इधर 1 में भी क्यू आर लिखा, इधर भी क्यू आर लिखा, तो तुलना करने कोई मतलब है नहीं है। तो तुलना हम इसका इससे करेंगे, क्योंकि इधर इधर देखो दोनों सेम सेम है, लेकिन इधर इधर वाला सेम नहीं है। तो इधर इधर का हम तुलना करेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, डी अपान आई माइनस आर बराबर किसके, टी अपान किसके, कॉस आर के हो जाएगा। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत। तो हमको क्या निकालना है, पार्श्विक विस्थापन का मान निकालना है, मतलब हमको स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल डी की वैल्यू कैसे आएगी, बोलो स्मॉल डी की वैल्यू कैसे आएगी। तो स्मॉल डी निकालना है तो डी को अकेला रोको, और टी के बगल कौन चला जाएगा, टी के बगल आ जाएगा आई माइनस क्या, आर आ जाएगा, और बटे में क्या लिखा है, बटे में आपका लिखा है कितना, कॉस आर लिखा हुआ है। बताओ इतने में कोई दिक्कत, हाँ। तो यहां आर का मान लेते हैं, जो आर है इसका मान बहुत बड़ा है किससे, 0 से। आर का मान जो है वो 0 से ज्यादा होगा। ये आर का जो मान है सपोज ये 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है 0 नहीं हो सकता, कोड कुछ बन रहा है ना, तो 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आर का मान यहां 0 से क्या है, ज्यादा है। बोलो, ठीक है। तो जब आर का मान अगर 0 से ज्यादा है तो यहां से d इक्वल टू टी, और साथ में क्या, आई माइनस आर। तब ऐसी स्थिति में जब आर का मान 0 से ज्यादा है तो हम उसको आर को 0 ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, आर का मान जब 0 से ज्यादा होगा तो यहां आर का मान हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहां से d इक्वल टू कितना हो जाएगा, t, और i माइनस कितना, r, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, तब d इक्वल टू हो जाएगा t, और d इक्वल टू हो जाएगा t, और i माइनस क्या, r, जैसे लिखा है वैसे इसको क्या कर देंगे, लिखा रहने देंगे। ठीक है, बताओ इतने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या इसमें, देखो दोनों में हम i कॉमन कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन, i कॉमन कर लेंगे। तो देखो यहां पर i कॉमन हो जाएगा तो साथ में क्या लिखा है, t। अच्छा यहां से i कॉमन हो गया ना, तो i तो चला गया, कुछ नहीं बचा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस का r है ना, तो r है, यहां तो i था नहीं, यहां तो i था नहीं, तो यहां से i को कॉमन करूंगा तो i कहां चला आएगा, बटे में। जहां नहीं होता है वहां बटे में लिख देते हैं, जहां
नहीं होता है वहां क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं। तो देखो आर के पास आई नहीं था, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, बटे में, कब, कॉमन करने पर। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे। तो आगे अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से d इक्वल टू कितना, d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई टी, है ना, और 1 माइनस क्या, d इक्वल टू आई टी और 1 माइनस, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यू इक्वल टू होता था साइन आई बटे साइन आर, पढ़े हैं कि नहीं, ऐसा पढ़े हो ना। तो साइन, साइन छोटा कोण है, तो यहाँ साइन साइन छोटा कोण है, तो आई अपान क्या हो जाएगा, आर, तो म्यू इक्वल टू आई अपान आर होगा। लेकिन यहाँ अगर इसी आर को हम ऊपर कर दें और आई को नीचे ले आए तो बताओ म्यू भी कहाँ आ जाएगा, बटे में, और 1 अपान क्या हो जाएगा, म्यू। तो जहां आर अपान आई है वहां 1 अपान म्यू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर लिखा आर अपान आई, तो यहाँ पर बताओ हम लोग 1 माइनस 1 अपान म्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से ये जो फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार हुआ है ना, क्या बनके तैयार हुआ, यहां से जो फाइनल इक्वेशन आप देख रहे हैं बनके तैयार हो गया, ये हमारा हो गया क्या, पार्श्विक विस्थापन का समीकरण। ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन का समीकरण। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं आया, क्लियर। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, कंप्लीट समझ में आया, ठीक है। और अभी हमको पता है घर जाके इसको क्या करोगे, भूल जाओगे, घर जाके इसको भूल जाओगे, भूलोगे कि नहीं भूलोगे, भूल जाना, हम तो कह रहे हैं भूल जाना। लेकिन भूल जाओगे तो क्या होगा, जाके घर पर एक बार फिर से पढ़ोगे, और घर पे पढ़ोगे तो उसके लिए तुमको वीडियो जो है मिल जाएगी, किस पर, 7 बजे मिलेगी, पर डे शाम को 7 बजे, एक बार जाके 7 बजे, 7:30 नहीं, 7 बजे, 7 से स्टार्ट होती है क्लास ना, तो सेम क्लास पूरी वीडियो तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगी एक लाइन से, तो जिसका जो छूटा हुआ भी पढ़ सकते हो, है ना। इसीलिए देखो अभी फिजिक्स फर्स्ट समाप्त हो गया, फिजिक्स सेकेंड भी समझ लो, आधी फिजिक्स समझ लो खत्म, सेकेंड प्रकाश खत्म, तो समझ लो आधी फिजिक्स खत्म। तो जो चीजें छूटी है उसको कवर भी करना है, और ऐसा नहीं बहुत करना है। अगर टारगेट एक बना लो कि 30 दिन में हमको 2 वीडियो देखने हैं, पर डे कितने वीडियो देखने हैं, 60 वीडियो में पूरी फिजिक्स फर्स्ट खत्म है। 30 दिन में फिजिक्स फर्स्ट खत्म कर सकते हो, मतलब एक दिन में 2 वीडियो लेकिन देखो, कॉपी बनाओ, है ना, जो छूटा है उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो इधर चल रहा है इसको पढ़ते रहो साथ में, क्लियर। आगे ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत। अब अगली हेडिंग हम लोग की जो है वो है आभासी तथा वास्तविक गहराई। अगली हेडिंग हमारी क्या है, आभासी तथा वास्तविक गहराई। जैसे आपने कभी कभी ऐसा फील किया होगा क्या, कि पानी में सिक्के को डालो तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, मछली होती ज्यादा गहरी दिखाई देती है ऊपर, तालाब होता ज्यादा गहरा दिखाई देता है ऊपर, पता चला सोचे हमारे गर्दन तक ही पानी है, ऐसा देख के बिल्कुल भी तालाब में जाने का नहीं सोचना। जमीन ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, अंदाजा लगाओगे कि यहीं तक होगा, लेकिन अंदर जाओगे तो पूरा डूब जाओगे, तैरना नहीं आता तो कोई बचा नहीं सकता। तो होता है वास्तव में ज्यादा गहरा दिखाई देता है ऊपर, तो उसी से जुड़ा टॉपिक है वास्तव में गहरा, लेकिन हम लोग को आभास कराता है कि कम गहरा है, ताकि कूद जाए तो उसका पेट भर जाए। चाहता है कि तुम लोग आओ हमारे अंदर, हम तुमको निपटा दें, ठीक है। तो उसी को वास्तविक तथा आभासी गहराई हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होती है, ठीक है, कि क्यों सिक्का पानी में जाता है तो उठा हुआ दिखाई देता है, उसी के बारे में जानना है, और फार्मूला क्या होता है वो भी सॉल्व करना है। क्लियर, किया जाए सॉल्व। तो चलो सबसे पहले हम एक क्या, सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उसमें तालाब स्विमिंग पूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साफ सुथरा रहता है ना थोड़ा सा, लगभग में मत जाके नहाना, उसी में भैंस नहा लेती है उसी में, तो और क्या
ये देखो, ऐसे मैंने क्या सपोज कर लिया, तालाब या कंटेनर जोन भी है, ठीक है। इसी में जाके डूब मरना तुम दिव्यांशी, दिव्यांशी इसी में डूब मरना, ठीक है। अब इस तरीके से इस कंटेनर में क्या भर देते हैं हम लोग, वाटर, क्या, वाटर, जल मान लेते हैं ऐसे। क्या है इसमें, ये पानी ऐसे भर दिया है, हाँ, उस काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, समझ नहीं पाओगे ना। ऐसे तालाब होता है कि नहीं। अब इस तालाब में सपोज हम सिक्का डालते हैं, क्या डालते हैं, सिक्का, ठीक है। इस तालाब में सपोज यहां पर मैंने एक सिक्का फेंक दिया मन्नत मांगने के लिए, जल्दी शादी करवा दो है ना? तुम लोग भी वेट कर रहे होगे ना पनीर खाने के चक्कर में। तो इस तरीके से मैंने एक सिक्का डाला कि जल्दी से ऊपर वाले शादी करवा दो, ठीक है। तो वही सिक्का यहाँ पर होता नहीं है, पानी में फेंकते हैं, कहते हैं ये मनोकामना मांगते हैं लोग, नदी वदी में फेंकते हो कि नहीं, कुएं में, नदी में। तो मैंने स्विमिंग पूल में फेंका बनवा के, ठीक है। तो ऐसे सिक्का एक फेंका मैंने। अब उस सिक्के को जब मैं तिरछी नजरों से देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, तिरछी नजरों से, यहां आंख जमाए बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो क्या देख रहा हूं, ये सिक्का यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां कहीं दिख रहा है, कैसे, चलो देखते हैं। तो होगा क्या, प्रतिबिंब बनाना है पहले, क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, दो चाहिए, कितनी चाहिए। तो खैर पहली प्रकाश की किरण इस वस्तु से होते हुए सीधी रेखा में निकल जाती है, कैसे निकल जाती है, लंबवत जाती है, एक प्रकाश की किरण लंबवत जाती है। अच्छा, पानी क्या होगा, सघन की विरल, पानी में चाल कम होती है प्रकाश की ना, सघन, और बाहर क्या होगा, बाहर विरल होगा, पानी के बाहर जो होगा वो क्या होगा, विरल होगा, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, पहली प्रकाश की किरण ऐसे क्या हो गया, सीधी रेखा में ऐसे चला गया। तो अब हम दूसरी प्रकाश की किरण जरूरत पड़ेगी, कौन से प्रकाश की किरण की जरूरत पड़ेगी, दूसरे की। तो जब दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे चल के जाएगी, क्यों बोलो, जाएगी कि नहीं ऐसे। तो अब बताओ प्रकाश किससे किस में जा रहा है, सघन से विरल में। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अमिता कह रही हाँ, पढ़ेगा एक सही हो जाओगी। तो जब प्रकाश सघन से किस में जाता है, विरल में, तो अभिलंब से दूर हटता है, विरल से सघन में अभिलंब की ओर, लेकिन सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटता है। तो सबसे पहले हमको क्या खींचना पड़ेगा, बोलो, अभिलंब। तो एक अभिलंब खींच देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एक क्या खींच देंगे, ऐसे अभिलंब खींच, एक अभिलंब दिख रहा है, अभिलंब की नहीं, ना दिख रहा हो तो और मोटा कर दो इसको, ठीक है। चलो, तो ऐसे अभिलंब मैंने एक क्या किया, खींच दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश किससे किस जा रहा है, सघन से किस में जा रहा है, विरल में, तो अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, क्या नहीं, दूर हट जाएगा, मतलब ऐसे चला जाएगा। देखो जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला गया ऐसे, दूर हट गया अभिलंब से। अगर इधर जाता तो मतलब अभिलंब की ओर देखो घूम रहा है, लेकिन इधर जा रहा है तो मतलब अभिलंब से दूर हट गया। समझ में आया। तो ये ऐसे चल के चली गई, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई इधर की ओर आंखों पर। अब दोनों किरणें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, वास्तव में दूर दूर जा रही हैं। और मैंने बताया था दूर दूर जाएंगे तो मुलाकात नहीं होगी, कैसे बताया था आ? तो ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो दोनों में दूरियां बढ़ गई। अब दोनों दूर दूर चले गए तो मुलाकात करेंगे क्या, नहीं। तो उनको मुलाकात कराना है तो क्या करना पड़ेगा,
बुलाना पड़ेगा, आओ किसी जगह पे आओ, मुलाकात कराते हैं। तो चलो मुलाकात कराते हैं, उनको बुलाओ, ऐसे क्या करो, बुलाओ उनको, ठीक है। तब क्या करेंगे हम कि ये जो प्रकाश की किरण सीधे गई है, इसको भी पीछे बुलाएंगे, ऐसे वापस आएगा, और इसको भी ऐसे हम पीछे बुलाएंगे, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से ये दोनों जिस पॉइंट पर, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो यहीं पर मुलाकात होगी ना, होगी कि नहीं। तो यहीं पर बन जाएगा क्या, यहीं पर बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब वस्तु यहां है लेकिन ये उसका प्रतिबिंब है, डुप्लीकेट। वस्तु यहां है लेकिन प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है यहां पर। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, तो अभी हम लोगों ने यही चीज को क्या किया है, पढ़ा है। तो सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, जो प्रकाश मुड़ जाती है अपने मार्ग से, इसकी वजह से। और वो कैसे काम करता है, कैसे प्रकाश मतलब सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तो इस तरीके से। समझ में आया इतनी चीजें। तो ये मछली भी हो सकती है, कटिया लगा दो तलाउआ में, कटिया समझते हो, वो केचुआ होता है ना, उसको कर लो, फंसा लो उसको, फिर लेके जाके तालाब में डालो, मछली खाती है, वो फंस जाती है, वो उठा लो पीछे। हम लोग छोटे से थे तो घर का चावल लेके जाते थे, घर पे जो चावल बनता था उसी को लेके जाते थे, छोटे थे, शौक लगती थी मतलब। और घर पे जो आइपिन होता है उसी को घुमा लेते थे, उसी को घुमा करके बना लेते थे, और उसी में चावल खूब फंसाते थे, और उसके बाद पानी में डालते थे, जैसे खाता वक्त पकड़ के ऊपर उछाल देते थे, वो ऊपर जाती थी, रोड पे आके गिरती थी। तो मतलब हम लोग भी जुगाड़ लगाए हुए हैं, उसको लाते थे घर पे, गड्ढा खोदते थे, उसी में डालते थे, है ना पालते थे मतलब। और उसके बाद घर वालों को पता चले तो डालते नहीं, शुरू हो जाती थी, मम्मी नहलाती थी, कहती थी नहा पहले तब घर में घुसना। तो समझ में आया इतना। तो अब देखो क्या करना है, अब बताओ, ये वस्तु है ना, और ये उसका प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब बेटा होता है उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आई से, आई फॉर इमेज। वस्तु जो होता है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ओ से। अब बताओ, ये प्रतिबिंब यहां से हटा दूं जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वस्तु है और ये उसका क्या है, प्रतिबिंब है। अच्छा, वस्तु ज्यादा गहराई पर है ना, वास्तव में वस्तु क्या है, ज्यादा गहरी, लेकिन दिखाई दे रही क्या, ऐसे जमीन भी है, तालाब है यहाँ पर, दिखेगा यहाँ पर, गए अगर तो इतना नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो अब वास्तविक गहराई को, वास्तव में जो ये जितना गहरा है उसको हम मानेंगे एच। क्या मानेंगे, एच। ध्यान देना क्या करें, वस्तु की गहराई को मानेंगे एच, लेकिन प्रतिबिंब की गहराई को मानेंगे एच डैश। ये डुप्लीकेट गहराई है, वो वास्तविक गहराई है। तो वास्तविक गहराई ज्यादा है, डुप्लीकेट वाली क्या है, कम। डुप्लीकेट वाले ही तुम लोग सबको दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अच्छा बताओ, कुछ चीजें इसमें देखना, नामकरण वामकरण करते हैं इसका। तो ये जिस बिंदु पर है ये ओ है, ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो बताओ ये कोण कितना होगा, ऐसे है अभिलंब ना, तो ये आपतित किरण गई है ऐसे चलकर, बोलो, और ये क्या है, अभिलंब। तो बताओ आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, बताओ, आपतन कोण बनेगा, आई ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये कोण क्या बनेगा, ये कोण आपका क्या बनेगा, आर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बताओ ये कोण अगर आई है तो ये कोण भी आई होगा कि नहीं होगा, क्यों, एकांतर कोण है, क्या है। तो बताओ ये कोण अगर आर है तो ये कोण कितना होगा, बोलो, ये कोण भी तो आर होगा, होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है साफ साफ। अगर ये कोण आई है तो ये आई होगा, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। इतनी चीज समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो पानी होगा किसी कंटेनर में वो ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, पानी जो है किसी कंटेनर में वो ऐसे क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
और इस पॉइंट को मान लेंगे पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मान लेंगे पॉइंट क्या, बी मान लेंगे। एक ए और उधर वाला क्या, बी। समझ में आया? तो अब हम लोग जो है वो डेरिवेशन को क्या करेंगे, डेरिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो तो? हाँ, कोई दिक्कत इतने में नहीं? तो अब हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा कि कोण किसके बराबर होता है। तो कोण बराबर फार्मूला होता है आपका चाप और बटे में क्या, त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे कितना, त्रिज्या। तो वही हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फार्मूला जो है वो क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम आई निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, आई का। आई क्या है, कोण, और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप यही होगा, चाप क्या होगा, ए बी। तो यहां से चाप को हम लोग लिख लेंगे कितना, ए बी। और त्रिज्या कितनी होगी, तो बताओ आई किसके बीच में बन रहा है, ओ और ए के बीच में बन रहा है ना। आई आई कहां बन रहा है, ओ पर बन रहा है ना। तो त्रिज्या क्या होगी, ओ ए होगी। तो बचे में त्रिज्या, त्रिज्या को क्या मान लिए, ओ ए मान लिए। बताओ इतने में कोई दिक्कत? तो आई का मान निकालना है, तो आई बराबर ए बी अपान ओ ए आ गया। तो ए बी का मान कितना है, ए से लेकर बी का मान नहीं पता ना, लेकिन ओ से लेकर ए का मान कितना है, एच कितना है। तो ए बी वैसे रहने दो, और बटे में क्या है, एच। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर क्या, फर्स्ट। ऐसे किसका मान निकालना है, आर का मान। किसका मान, तो आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। यहां भी कोण बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या, और चाप फिर से कितना, ए बी, और त्रिज्या बताओ आर कहां पर बन रहा है, आई पर, और यहाँ के बीच की त्रिज्या कितनी है, एच डैश। तो त्रिज्या को क्या ले लेंगे, एच डैश, और यहां से ये हो जाएगा हमारा रिलेशन नंबर क्या, सेकेंड। तो आई निकल आया, और क्या निकल आया, आर निकल आया। बताओ इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई कितना, सेकेंड। तो बताओ यहाँ क्या लिखा है, आई, तो आई लिख देंगे। भाग करना है ना, कितने से, 2 से। तो आई अपान क्या हो जाएगा, आर बराबर। अच्छा यहाँ देखो दोनों को भाग करेंगे, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो जो सबसे नीचे होता है वो पलट के कहाँ जाएगा, एच डैश जो है ऊपर आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और अभी अभी आप लोगों को बताया था जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो अगर कोण बहुत छोटा है तो थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई, और आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आर, बराबर कितना, एच डैश अपान एच। बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत, अब ये हटा दे रहे हैं। अब साइन आई अपान साइन आर किसके होता है, स्नेल का नियम पढ़ा था, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और बराबर कितना, म्यू बराबर हो जाएगा एच डैश अपान में क्या, एच। बताओ ये इतना बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, तो ये कब होगा ऐसा, बताओ। प्रकाश किससे किस में जा रहा है, वाटर से ईयर में। भाई ये जल है ना, और प्रकाश जल से किस में जा रही है, वायु में। तो प्रकाश जल से जा रही है, इसलिए यहां लिखेंगे W। किसमें जा रही है, वायु में, इसलिए W म्यू A। एक फार्मूला ये आपका बनके तैयार हो गया। कब, जब प्रकाश की किरण, जब इसको कैसा बोले क्वेश्चन, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, म्यू का मतलब अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्लियर। लेकिन जब इसी फार्मूले को ऐसा कह दे कि ए पहले कह दे और डब्ल्यू बाद में कह दे, किसके सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। तो एच अपान क्या हो जाएगा, एच डैश। एक फार्मूला आपका ये भी बन के तैयार हो गया। बताओ ये चीज समझ में आया। तो बताओ ये क्या है, एच डैश आपका आभासी गहराई। बताओ ये आभासी गहराई है ना यहाँ पर, और जो एच है ये क्या है,
h जो है आपका ये क्या है, वास्तविक गहराई। समझ में आ गया कि नहीं, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। तो बताओ आसान था कि नहीं था, कोई दिक्कत? तो सिक्का क्यों पानी में उठा दिखाई देता है, मछली क्यों उठी दिखाई देती है, तालाब का सतह कम गहरा क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजों का रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। तो कोई पूछे प्रकाश के अपवर्तन का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो तुमको नहीं पता है, कहेगा नहीं पता है, तो कहे हम समझाएं, कहो हाँ समझाओ। तो क्या समझाओगे, कहोगे तालाब में मछली पकड़े गए हो ना, कभी कभी जाल फेंकते हो, रस्सी की लंबाई कम रहती तो मछली फंसती नहीं। जैसे लोग सोचते हैं इतने गहरा है, लाओ इतनी लंबी रस्सी लगा दे, लेकिन वो तो होता है ज्यादा गहरा तालाब ना, तो पता चला जाल ऊपर तैर रही है और मछली नीचे से निकल गई, तो मछली फंस में नहीं रही। तो वास्तव में क्या होता है, ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से होती है, प्रकाश के अपवर्तन। या फिर पानी में कोई पानी लेना और उसमें पेंसिल डालना, कांच का कोई ग्लास लेना उसमें पेंसिल डालना और ऐसे पेंसिल तिरछी डालना, तो देखना एक पेंसिल नीचे जो रहेगी वो ऐसे ऊंची दिखाई देगी, देखा होगा ना, ठीक है। जैसे इसको सबसे पहले मैंने, इसमें नहीं है ना, तो बताओ ये चीजें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्या टाइम क्या देखोगे, लेट आओगे तो फिर क्या होगा बताओ, गलती किसकी है? टाइमिंग क्या रहेगी, 7, टाइमिंग क्या रहेगी, अरे यार टाइमिंग जो है वो 6:40 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 6:30 पे सब लोग जो है वो पहुंच जाओगे, क्लियर। 6:40 से क्लास रहेगी, कम से कम 7:40 तक 1 घंटे की क्लास तो रखो, है ना, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं पढ़ना है, समझ आए। और बाकी चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे कर देते हैं समाप्त। तो ये चीजें बताओ समझ में आई कि नहीं, नहीं आई, कहाँ आई, नहीं आई, घर पे आएगी समझ में जाके, इसको जाके लिखोगे कहाँ पर, घर ही पे जाके लिखोगे, ठीक है। और बाकी सभी लोग ऐप पे जुड़े ही हो तो ऐप से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत इतने में, कोई कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, हम पढ़ाएं डाउट हो जाए, है ना। खैर तो क्लासेस को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त, और जाते जाते वही अंदाज में वही तड़कता भड़कता, क्या कौन सा सुनाते बताओ, बोलो फटाफट फटाफट। कि वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, क्या वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ही ये वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर।